Hello students, welcome to this channel. So today we are going to discuss a new chapter in subject geography. The chapter name is the atmosphere. The chapter name is the atmosphere. So in this chapter we will discuss about the atmosphere. In this chapter we will discuss about the atmosphere, the definition of atmosphere, composition of atmosphere, structure of atmosphere. So all these things we will discuss in this chapter. Okay, so let's continue. Don't take so much time. आइए शुरू करते हैं. Atmosphere. About atmosphere. The atmosphere is a thick layer of gases. Atmosphere is a thick layer of gases that surround the earth like a blanket. यहाँ पर बताया गया कि जो एटमॉस्फेयर है वो एक परत है, एक लेयर है पृथ्वी के चारों ओर, जिसने पृथ्वी को एक कंबल की तरह अपने अंदर लपेटा हुआ है. पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर है, एक परत है, और उस परत ने इस पृथ्वी को एक कंबल की तरह चारों तरफ से लपेटा हुआ है. इट इज़ अटैच टू द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द प्लेनेट. अब मान लो, आप एक छोटी चीज़ समझो कि मान लो ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है. सॉरी, अच्छे से नहीं बनी, दोबारा बना देते हैं. एक ये आपकी अर्थ है, इस अर्थ के चारों ओर एक लेयर है, ये एक लेयर है जो इसके चारों ओर है. ठीक है, तो ये लेयर इसके चारों तरफ टिकी हुई कैसे है, इससे अटैच कैसे है? कुछ तो फोर्स होगी जो इसको अपनी ओर खींच रही होगी. तो फोर्स कौन सी है बेटा? वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स. वो फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ दिस लेयर अटैच्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यह लेयर अर्थ के चारों ओर रुकी हुई है, चिपकी हुई है, या एक सेम डिस्टेंस पे बनी हुई है. इट प्रोवाइड्स नेसेसरी गैसेज फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन द प्लेनेट. अब यह जरूरी है. क्या जरूरी है? इट प्रोवाइड्स नेसेसरी. ये क्या देती है? जो ये एटमॉस्फेयर है, जो ये लेयर है, ये क्या देती है? ये जीवन जीने के लिए, जितने भी इस पर लिविंग बीइंग्स हैं उन सबको जीवन जीने के लिए गैसेज देती है. कौन सी गैसेज? जो उनके लिए ज़रूरी है. आपको पता है कि भाई कौन सी गैसेज ज़रूरी हैं? सबसे मेन तो ऑक्सीजन है. सबसे मेन तो ऑक्सीजन ज़रूरी है उनके लिए. तो वो सब गैसेज जो हमें मिलती हैं इस एटमॉस्फेयर से मिलती हैं. इट ऑल्सो स्टॉप्स द सोलर रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस. दूसरी बात है, आप सब जानते हैं कि जो सूरज की किरणें होती हैं उनमें यूवी रेज भी होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज भी होती है. तो जो उसके वो रेडियसेस है ना, जो सन रेज में रेडिएशंस आते हैं, उनको भी यह एटमॉस्फेयर की जो लेयर है यह ही बाहर रोक देती है और अंदर सिर्फ लाइट आती है. इट इज़ द जोन वेयर ऑल द फिनोमिना लाइक रेन, वाटर, विंड, स्नो, स्टॉर्म्स इटीसी अकर. और यह वो जोन है, मान लो ये अर्थ है और ये यहाँ तक का एटमॉस्फेरिक एरिया है, तो यही वो जोन है, यह वो एरिया है जहाँ पर, यह वो एरिया है जहाँ पर सारे फिनोमिना होते हैं. कौन से? भाई बरसात हुई, पानी, हवा चली, बर्फ़ जमा, तूफान आया, वो सब इसी जोन में आते हैं, वो सिर्फ इसी जोन में आते हैं. इट ऑल्सो कीप्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस मॉडरेट. और ये एटमॉस्फेयर की लेयर ही है, ये एटमॉस्फेयर की लेयर ही है जो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, और इतना रखती है जो इंसान को इस पर रहने के लिए सक्षम बनाता है, उसको एबल बनाता है. अगर ये लेयर नहीं होगी तो आप ये समझो कि अर्थ भी एक ह्यूमन बीइंग के लिए या एक लिविंग थिंग के लिए सूटेबल नहीं होगा. तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करना, मॉडरेट रखना, एक नॉर्मल टेम्परेचर होना, ये सब आपका एटमॉस्फेरिक लेयर ही करती है. पॉइंट रिमेंबर, स्निपेट पढ़ लेते हैं. द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब जो ये एटमॉस्फेयर है इसकी जो हाइट है लगभग 16 to 29,000 किलोमीटर्स फ्रॉम द सी लेवल. जो आपका सी लेवल होता है, सी लेवल मतलब कि जो आपका सी है उसका जो पॉइंट होता है, ज़मीनी पॉइंट जिसको सी पॉइंट कहते हैं, तो उससे
16,000 से लेकर 29,000 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच एटमॉस्फेयर है। एंड 97% ऑफ इफेक्टिव एटमॉस्फेयर इज अप टू हाइट ऑफ 29 किलोमीटर। और जो हमारे लिए इफेक्टिव है, जो हमारे लिए इफेक्टिव है, जिससे कि हमको अपना जरूरी सामान लेते हैं, जो हमारी ज़रूरी है, वो लगभग 29 किलोमीटर की हाइट तक है। ध्यान देना, फ्रॉम द सी लेवल जो एटमॉस्फेयर की हाइट है वो तो 16 to 29,000 किलोमीटर्स की है, लेकिन 97% जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी हमें 29 किलोमीटर की हाइट तक मिल जाती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब है कि हमें एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, हमें एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, किस किस चीज़ से मिलकर आपका एटमॉस्फेयर बना हुआ है। सो यहाँ पर आपने एक स्ट्रक्चर देख रहे हो। एक्चुअली दिस स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू द परसेंटेज ऑफ गैसेस, परसेंटेज ऑफ गैसेस। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स एयर, आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में एयर है, दैट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज, जिसमें बहुत सारी गैसेज मिली हुई हैं। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ गैसेज, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। अब जो आपका एटमॉस्फेयर है इसमें गैसेज भी हैं, इसमें वाटर वेपर भी है, और डस्ट पार्टिकल्स जो धूल मिट्टी के जो कण होते हैं वो भी इसमें है। अब इसमें 3 गैसेस को मेन बताया गया है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन इसमें सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी में है और वह है 78%। नाइट्रोजन इसमें सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी में है और वो है 78%। ऑक्सीजन इसमें 21% है। ये देखो, ये जो आपका पिंक ये ब्लू वाला है ये नाइट्रोजन का कॉलम है 78%, ये जो रेड वाला है ये ऑक्सीजन है 21%, और बाकी जो आपका 1% है उसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं, उसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं। वो गैसेज कौन कौन सी हैं वो समझिए, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, ईटीसी। बहुत सारी गैसेज सिर्फ 1% में होती हैं। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस। अब यहाँ पर बताया गया है कि ऑक्सीजन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस फॉर अस एज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीडेड फॉर ब्रीथिंग। आपको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, इन सबको सांस लेने के लिए, ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के तो जीवन संभव ही नहीं है। लाइफ ही नहीं है बिना जीवन के, बिना ऑक्सीजन के। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द कंबशन ऑफ बर्निंग मैटर, और इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द, और ये अगर आपको कुछ जलाना है तो आग जलने के लिए भी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। नाइट्रोजन इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइफ। अब ये तो हो गया यूज़ ऑक्सीजन का, जो कि सिर्फ 21% है, लेकिन नाइट्रोजन जो 78% है उसका क्या यूज़ है। नाइट्रोजन का यूज़ होता है प्लांट को ग्रो करने में। जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसमें नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओजोन गैस एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन गैस एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द आपका जो नाइट्रोजन है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ जो थर्ड गैस बताई गई है दैट इज़ ओजोन। ओजोन गैस क्या करती है, देखिए, इस अर्थ पर लाइफ सस्टेन करने के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल क्या ऑक्सीजन का भी है, नाइट्रोजन का भी, लेकिन ओजोन का भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। ये करती क्या है, ये एब्जॉर्ब करती है सारी अल्ट्रावायलेट रेज को जो सूरज की ओर से आती है। सन की तरफ से आने वाली सभी अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन गैस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। दस कीप्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ मॉडरेट, और यही कारण है जिससे कि आपके अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, वो नॉर्मल रहता है, वो स्टैंडर्ड रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन बाय द ओजोन गैस। ध्यान देना बेटा, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ओजोन गैस का क्या रोल है। वाई इज ओजोन गैस इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है, वाई डज ओजोन गैस इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रोजन, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीन हाउस गैस।
ध्यान देना, विच गैस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस गैस, तो आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड is also called the greenhouse gas is another important gas. It is used by plants in photosynthesis to make their food. अब देखो, नाइट्रोजन का यूज भी प्लांट्स के लिए होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज प्लांट के लिए होता है। नाइट्रोजन का यूज प्लांट्स के ग्रोथ के लिए होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है उनके फूड को प्रिपेयर करने में। जब प्लांट्स फूड को प्रिपेयर करता है, एट द टाइम इट रिक्वायर्स द कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि फूड जो बनता है वो एक प्रोसेस के थ्रू बनता है, प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, एंड टू कंप्लीट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स नीड द कार्बन डाइऑक्साइड. इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द लोअर लेयर ऑफ द एटमोसफेयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ. और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बेसिकली ये जो लिविंग बींग्स हैं ये रिलीज करते हैं. ध्यान देना, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथिंग के टाइम पर ह्यूमन बींग्स रिलीज करते हैं और प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं. सेम जब फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और ह्यूमन बींग्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं. इस फिनोमेना को बेटा आप समझना. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, तो उससे जो अर्थ के पास का जो सरफेस है वह गर्म होना शुरू हो जाता है, वह उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है. द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमंस और एनिमल्स इज बैलेंस्ड बाय द प्लांट्स. अब देखो, जो मैंने आपको भी बताया कि जो ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं उसको बैलेंस करने का काम प्लांट्स करते हैं. द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ कोज सीरियस प्रॉब्लम्स. और अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाए तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. दिस हैज़ हैपन्ड. अब ऐसा क्यों होता है? दिस हैज़ हैपन्ड ड्यू टू अ नंबर ऑफ रीजन्स. और ऐसा बहुत कारणों से होता है, और ऐसा होने के बहुत सारे कारण हैं. वो क्या है? सच एज बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. कैसा होने से? जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके एनवायरनमेंट में बढ़ रही है, ऐसा होने के बहुत सारे कारण हैं. पहला कारण क्या है कि मान लो कोयला आप जलाते हो, या पेट्रोलियम जो आपके वाहन चलते हैं, भाई आपकी गाड़ियाँ चलती हैं, बाइक्स चलती हैं, स्कूटर्स, सो मैनी व्हीकल्स आर देयर. जो ये व्हीकल्स चलते हैं इनमें आपको पता है कि किसी में पेट्रोल चलता है, किसी में डीजल चलता है, तो उसके भी जलने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. एंड द मोस्ट डेंजरस रीजन इज डिफोरेस्टेशन. डिफोरेस्टेशन, द कटिंग ऑफ ट्रीज. द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन द ट्रीज इज नोन एज डिफोरेस्टेशन. जब हम अंधाधुंध पेड़ काटते जाते हैं और लगाते नहीं हैं, इन दैट केस कार्बन डाइऑक्साइड क्वांटिटी इज ऑल्सो इंक्रीज्ड. These activities increase the concentration of कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर. और ये सारी एक्टिविटी जो होती हैं इन सब से हमारे एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है. ड्यू टू दिस, जिसकी वजह से वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशंस आर ऑल्सो अफेक्टेड. वेदर एंड क्लाइमेट दोनों में डिफरेंस मैंने आपको लास्ट ईयर बताया था, क्लास 6 में बताया था, क्लास 6 की बुक में बताया था. इसको मैं आगे डिफाइन करूंगा, बट आप ये समझो कि इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो इम्बैलेंस हो जाता है, कंसंट्रेशन जो इंक्रीज होती है, उसकी वजह से आपके वेदर और क्लाइमेट, मौसम और जलवायु दोनों ही अफेक्ट होती हैं. ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड टॉपिक पर, एंड थर्ड टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफियर. स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफियर. ये तो यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर दिखाई गई है आपको. ये क्या है? द अर्थ एटमोसफियर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट जोन्स और लेयर्स. अब जो अर्थ का एटमोसफियर है, जो अर्थ का एटमोसफियर है जिसकी हाइट आपको बताई गई है कि 16 to 29,000 किलोमीटर्स हाइट बताई गई है, उसमें डिफरेंट जोन्स हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द एटमोसफियर इज डिवाइडेड इनटू 4 लेयर्स. यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका एटमोसफियर है वो अपने अपने जो उस पर टेम्परेचर रहता है, उसका जो प्रेशर रहता है, उसके बिहाव पर एटमोसफियर को 4 लेयर्स में बांटा गया है. एटमोसफियर को 4 लेयर्स में बांटा गया है. दीज लेयर्स स्टार्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस. अब ये जो लेयर्स होती हैं अर्थ सरफेस से शुरू होती है.
दीज लेयर्स स्टार्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड गो अपवर्ड्स इन द ऑर्डर। अब ये जो है सबसे नीचे शुरू होती है, अर्थ के जो सबसे पास्ट में है वो पास में है ट्रोपोस्फियर, फिर ट्रोपोस्फियर से ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर, फिर उससे ऊपर है मिजोस्फियर, और मिजोस्फियर से थर्मोस्फियर, और सबसे लास्ट वाली है एट द एंड वो है आपकी एक्सोस्फियर। यहाँ पर 4 बताई गई हैं, लेकिन आपको 5 के नाम याद रहने हैं। 4 इसलिए कि ये सारे अफेक्ट करते हैं आपकी अर्थ के एरिया को, और जो एक्सोस्फीयर है वो अर्थ से बाहर का जो एरिया है उसको एक्सोस्फीयर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये आप समझिए कि जो ट्रोपोस्फीयर है वो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है विच इज़ द थर्ड लेयर ऑफ एटमोस्फियर ऑन द अर्थ, तो आप कहोगे मेसोस्फीयर। विच इज़ द फर्स्ट लेयर? ट्रोपोस्फियर। विच इज़ द सेकेंड लेयर? स्ट्रेटोस्फियर। क्लियर? आइए, सो नाउ वी विल move on the first layer. We will move on the first layer of the Earth's atmosphere. ठीक है? In the first layer, we will discuss this is the closest layer of the atmosphere to the surface of the Earth. जैसे कि हमने देखा अर्थ के सबसे करीब पाई जाने वाली जो लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है, सबसे क्लोजेस्ट, सबसे पास में। It is the most important layer as all weather phenomena such as fog, cloud, frost, rainfall, hailstorm, क्लाउड, थंडर, लाइटनिंग etc अकर इन दिस लेयर। अब ये जो आपकी ट्रोपोस्फियर है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अर्थ के लिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, जितने भी वेदर के फिनोमिना, जो मौसम में बदलाव, जो मौसम में जुड़े हुए कुछ भी एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इसने कहा धुंध पड़ती है, बादल होते हैं, कोहरा पड़ता है, बरसात होती है, तूफान आता है, ये सब, बिजली कड़कती है, ये सारे के सारे जो फिनोमिना हैं ये आपके ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। दस दिस लेयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द बायोस्फेरिक इकोसिस्टम। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका ये ट्रोपोस्फियर है ये बायोस्फेरिक इकोसिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बायोस्फेरिक इकोसिस्टम हमने बायोस्फीयर पढ़ा था। बायोस्फीयर इज दैट जोन वेयर द एयर, लैंड एंड वाटर all have the same point। ठीक है, all are present in that specific zone, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेयर का रोल प्ले करती है ट्रोपोस्फीयर। Here temperature decreases with increase in height at the rate of 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोमीटर। अब ये कह रहा है जिसमें हम हाइट पे जाते रहते हैं, ट्रोपोस्फीयर में जितनी हम हाइट पे जाते रहते हैं उतना टेम्परेचर डाउन होता रहता है। भाई हाइट जितनी बढ़ रही है टेम्परेचर उतना ही डाउन होता रहता है। ठीक है, अब ये कितना होता है? 1 किलोमीटर की हाइट पे लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिक्रीज होता है। 1 किलोमीटर की हाइट पे लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ये आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। विच इज़ नोन एज द लैप्स रेट, और इसको हम क्या कहते हैं? लैप्स रेट कहते हैं। हर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, इसको हम कहते हैं लैप्स रेट। द एवरेज हाइट ऑफ एटमोसफेयर इज 13 किलोमीटर। जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर की हाइट अर्थ से लगभग 13 किलोमीटर तक है। एवरेज, ध्यान रखना एवरेज। इट इज़ 13 किलोमीटर हाई ऑन द इक्वेटर एंड 7 to 10 किलोमीटर ऑन द पोल्स। जो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर पे लगभग 13 किलोमीटर की हाइट इसकी मिलती है, और जो आपके पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स हैं, वहाँ पर इसके लगभग 7 to 10 किलोमीटर की हाइट मिलती है। द अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। अब जो ट्रोपोस्फेयर की सबसे ऊपर की जो लिमिट है, जहाँ से आपका स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होती है, उस लिमिट को कहते हैं ट्रोपोपोज। क्या कहते हैं? ट्रोपोपोज। द अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, वह ट्रोपोस्फेयर जिसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो जाती है उसको कहते हैं ट्रोपोपोज। ठीक है। सेकंड लेयर आपकी है स्ट्रेटोस्फेयर। सेकंड लेयर आपकी है स्ट्रेटोस्फेयर। द लेयर जस्ट अबाउट, ट्रोपोस्फेयर से जो एकदम से ऊपर वाली लेयर है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू एन एवरेज हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। यह लगभग 50 किलोमीटर की हाइट की ऊंचाई पे पाई जाती है। 15 किलोमीटर की हाइट इसकी देखी गई है। देयर आर नो क्लाउड्स, इसमें कोई क्लाउड्स नहीं मिलते, इसमें कोई क्लाउड्स नहीं मिलते हैं। देयरफॉर इट इज़ मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स,
तो आप कह सकते हैं कि जो आपके एरोप्लेन्स आपको दिखते हैं उड़ते हुए, जहाँ उड़ाए जाते हैं, वो आपके स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ाए जाते हैं। एरोप्लेन्स आपके स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ाए जाते हैं। ठीक है। द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ फॉर्म्स बिकॉज देयर इज कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन बिटवीन द हाइट ऑफ 15 एंड 30 किलोमीटर। अब जो स्ट्रेटोस्फीयर है ये लिविंग थिंग्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन गैस जो है वो इसमें पाई जाती है लगभग 15 से 30 किलोमीटर की हाइट के बीच। भाई इसकी हाइट कितनी है? 50 किलोमीटर। तो उसमें 15 टू 30 किलोमीटर की जो हाइट होती है उसमें ओजोन लेयर मिलती है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है मेसोस्फीयर। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? मेसोस्फीयर। आई टोल्ड यू दैट दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। तो इसको आप समझिए कैसे कि इट इज़ द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जस्ट अबव द स्ट्रेटोस्फीयर। भाई पहले पे ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद थर्ड है मेसोस्फीयर। इट एक्सटेंड्स बिटवीन, अब ये 50 टू 80 किलोमीटर की हाइट पे है। भाई पहले हमने क्या पढ़ी थी? जो आपने ट्रोपोस्फीयर पढ़ी उसकी हाइट हमने क्या पढ़ी? 13 किलोमीटर की हाइट। क्या पढ़ी? 13 किलोमीटर की हाइट तक। फिर 50 तक हमने क्या पढ़ी? स्ट्रेटोस्फीयर। फिर 50 टू 80 जो हाइट है वो आपकी मेसोस्फीयर की है। एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है हाइट के बढ़ने से, एट द अपर मोस्ट लिमिट ऑफ मेसोस्फीयर 80 किलोमीटर पर जाकर टेम्परेचर -100 डिग्री हो जाता है। जब 80 किलोमीटर इसके बिल्कुल एंड में पहुंच जाता है तो वहाँ पर टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इस लिमिट को हम कहते हैं मेसोपोज। इस लिमिट को हम क्या कहते हैं? इस लिमिट को हम कहते हैं मेसोपोज। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या मेरे प्यारे बच्चों? क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? चलिए अब चलते हैं कम ऑन द नेक्स्ट लेयर। और नेक्स्ट लेयर क्या है? वो नेक्स्ट लेयर है आपकी थर्मोस्फीयर। नेक्स्ट लेयर क्या है? थर्मोस्फीयर। द लेयर ऑफ द एटमोस्फीयर बियॉन्ड मेसोपोज। अब मेसोपोज के बाद जो शुरू होता है वो होता है थर्मोस्फीयर। हियर द टेम्परेचर इंक्रीज, यहाँ पर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द टेम्परेचर एट इट्स अपर लिमिट बिकम्स 1700 डिग्री सेल्सियस। आप ये देखो कि मेसोपोज पर -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और उससे ऊपर जाते ही जब थर्मोस्फीयर की जो हाइट का मैक्सिमम अपर लिमिट है, सबसे उसकी टॉप की लेयर है थर्मोस्फीयर की सबसे टॉप लिमिट जो है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते टेम्परेचर 1700 कम नहीं होता, 1700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच जाता है। और जो आपकी थर्मोस्फीयर है इसको दो लेयर में डिवाइड किया गया है। जो आपकी थर्मोस्फीयर है इसको दो में डिवाइड किया गया है। और वो दो लेयर कौन सी हैं? एक आपकी आयनोस्फीयर है, एक आपकी एक्सोस्फीयर है। एक आपकी आयनोस्फीयर है और एक आपकी एक्सोस्फीयर है। ठीक है, एक आपकी आयनोस्फीयर है और एक आपकी एक्सोस्फीयर है। ये मैंने आपको बताई थी। तो आइए पहले आयनोस्फीयर पढ़ते हैं। आयनोस्फीयर इट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ थर्मोस्फीयर। इट एक्सटेंड्स, ये लगभग 80 किलोमीटर से 480 किलोमीटर की हाइट तक पाई जाती है। भाई 80 तक क्या होता है? 80 तक आपकी होते हैं मेसोस्फीयर। ठीक है, 80 के बाद शुरू हो जाती है आयनोस्फीयर और ये लगभग 480 किलोमीटर की हाइट तक मिलती है। इट्स हाईएस्ट रीजन, अब इसकी जो हाईएस्ट लिमिट है वो है एप्पलटोन लेयर। वो क्या है? एप्पलटोन लेयर, जिसमें आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, जो कि रेडियो ट्रांसमिशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। भाई आपने देखा होगा कि रेडियो ट्रांसमिशन होता है ना,
कि जब आर्मी कोई मूवी या सीरियल देखा हो, आर्मी के जो लोग आपस में बात करते हैं वो कोड लेस लगा कर आकर हेलो 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 माइक टेस्टिंग, या तो वो रेडियोस वेव्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्या? आपका आयनोस्फीयर। ठीक है। रेडियो वेव्स यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। इस लेयर के थ्रू ही जो आपकी रेडियो वेव्स हैं वो वापस आती हैं। इन दिस वे रेडियो मैसेज आर ट्रांसमिटेड ऑल अराउंड द अर्थ। इसलिए पूरी पृथ्वी पर रेडियो मैसेज ट्रांसमिट किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स द सन्स डेडली एक्सरेज। और ये भी ध्यान देना, यूवी रेज ओजोन एब्जॉर्ब करती है। ठीक है। और आयनोस्फीयर जो डेडली एक्सरेज हैं वो आपकी थर्मोस्फीयर की लोअर लेयर आयनोस्फीयर एब्जॉर्ब करती है। ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना बेटा बिल्कुल भी इसमें। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एग्जोस्फीयर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? एग्जोस्फीयर। तो इसको देखो, एग्जोस्फीयर में बेसिकली हम क्या करते हैं, इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर। थर्मोस्फीयर की सबसे ऊपर की परत कह लो या एटमोस्फीयर की सबसे ऊपर की परत कह लो, इसको हम कहते हैं एग्जोस्फीयर। देयर इज़ वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट द एटमोस्फीयर एक्सटेंडिंग बियॉन्ड 640 किलोमीटर हाइट फ्रॉम द सी लेवल। हमने अभी क्या पढ़ा था कि जो हमारी आयनोस्फीयर है वो 40 किलोमीटर तक है। ठीक है, हमने मान लिया। लेकिन उससे ऊपर जो आपका 640 किलोमीटर है उस तक थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन उसके बाद का जो आपका एटमॉस्फेयर का पार्ट है उसकी नॉलेज ज़्यादा नहीं है, उसकी बहुत मिनिमम नॉलेज हमारे पास है। द डेंसिटी बिकम्स एक्सट्रीमली लो। अब यहाँ पे जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एंड द एटमॉस्फेयर रिजेंबल्स अ नेबुला बिकॉज इट इज़ हाईली रेयरफाइड। बिकॉज इट इज़ हाईली रेयरफाइड। अब यहाँ पर एक नेबुला रिजेंबल करता है। जो एटमॉस्फेयर है एक नेबुला में से होता है कि सब कुछ उसमें शामिल हो गया, इसको एक नेबुला बोलते हैं। सो जैसा आपको मैंने बताया कि इमेंस जो नेबुला होता है दैट इज नोन एज आप यू कैन से इमेंस क्लाउड। इमेंस मीन्स बहुत बड़ा, बहुत विशाल। क्लाउड ऑफ ए गैस, एक गैस का क्लाउड, एक गैस का बादल, उसको आप कहते हैं नेबुला। तो जो एटमॉस्फेयर है द डेंसिटी बिकम्स एक्सट्रीम लो, वहाँ पर जाकर डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। एंड द एटमॉस्फेयर रिजेंबल्स, अब जो एटमॉस्फेयर है वो एक रिजेंबल फॉर्म क्रिएट करता है किस चीज़ की, जैसे कि उसने आप कह सकते हैं कि इमेंस क्लाउड ऑफ गैस, गैस का एक बहुत विशाल सा बादल तैयार हो जाता है। बिकॉज, और क्यों होता है? क्योंकि इट इज़ हाईली रेयरफाइड। इट इज़ हाईली रेयरफाइड। समझ रहे? रेयरफाइड में से आपको बता देता हूँ, रेयरफाइड में जो बहुत रेयर होता है, बहुत ज़्यादा असाधारण होता है। ठीक है, विशिष्ट होता है, तो उसको हम रेयरफाइड कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो एरिया है एग्जोस्फेयर का, जो एरिया है इसके लगभग 640 किलोमीटर के बाद का जो एरिया, तो मतलब एक सस्पेंस बना हुआ है, उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। बट जितनी है उसमें लगता है कि एटमॉस्फेयर हमारा एक नेबुला है, एक बहुत बड़ा क्लाउड है जो एटमॉस्फेयर है। बेसिकली समझो इस चीज़ को, जो ये एटमॉस्फेयर है ये एक बहुत बड़ा क्लाउड है गैसेस का, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है, असाधारण है, मतलब कि नॉर्मल नहीं है, बहुत ज़्यादा विशिष्ट है। बहुत ज़्यादा विशिष्ट में आप कह लो कि जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें, जिसके अंदर से हमें बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है, ऐसा एक बादल है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, इतना ज़्यादा इजी या मतलब छोटी चीज़ नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि एग्जोस्फीयर तो सिर्फ ये है कि अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, लेकिन इसकी जो 640 किलोमीटर की हाइट है उसके बाद की नॉलेज हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि डेंसिटी बढ़ जाती है। जब डेंसिटी होती है एक्सट्रीम लो, बहुत कम हो जाती है। एंड जो एटमॉस्फेयर है, हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर जस्ट इमेंस क्लाउड ऑफ अ गैस। इमेंस क्लाउड, इट इज़ अ वेरी लार्ज क्लाउड ऑफ अ गैस। बिकॉज क्योंकि इट इज़ हाईली रेयरफाइड, क्योंकि यह एक बहुत रेयर, बहुत विशिष्ट है, बहुत असाधारण है, यह बहुत ज़्यादा असाधारण है। इसलिए इसको एक
नेबुला की तरह रिजेंबल किया गया है, एटमॉस्फेयर को नेबुला की तरह रिजेंबल किया गया है, क्योंकि ये अपने आप में विशिष्ट है, इंपॉर्टेंट है, कुछ सो मैनी डिफरेंट क्वालिटीज इट हैज़। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको सुनो, ध्यान से पढ़ो और बहुत अच्छे से इसको कवर करो। ओके दोस्तों, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।